Good morning, students. This is Roshali Singh, your economics teacher. I hope you all are sound and safe at your homes. In today's class, we will discuss about difference between microeconomics and macroeconomics, central problems of an economy, and different kind of economies. So let's start our class. As we have discussed in our previous class that microeconomics, it studies economy at individual units, at small units. Okay, in opposite of that, macroeconomics study economy as an aggregate, as a whole. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम चीज़ों को एज अ इकोनॉमी होल पढ़ते हैं, पूरी इकोनॉमी की इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, उसको कंसिडरेशन में रखते हैं। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्मॉल यूनिट्स, इंडिविजुअल्स को लेते हैं, जैसे कोई एक फर्म, कोई एक हाउस होल्ड, कोई एक हमारा इंस्टीट्यूट है, या फिर कोई एक हमारी इंडस्ट्री है या ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको हम कंसिडरेशन में रखते हैं। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकॉनमी, पूरे नेशन की इकॉनमी की बात कर रहे होते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग पे जो डिफरेंस देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, लेट्स डिस्कस दैट। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स it studies the economic behavior of individual unit of the economy. Economic behavior. Now what is economic behavior? Economic behavior का मतलब what will be production, what will be consumption, what will be investment and what will be exchange. जो भी ये activities हैं वो हम क्या है? economic behavior है। उनका study हम क्या करेंगे? individual level पे करेंगे। In contrast of that, macroeconomics it studies economic behavior of aggregate of the economy as a whole. हम क्या कर रहे हैं? एग्रीगेट ले रहे हैं, ठीक है। एग्रीगेट का क्या मतलब होता है कि हमने सारे एलिमेंट्स लिए हैं, सारे एलिमेंट्स जो थे उनको हमने साथ में लिया है। इट स्टडीज़ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। जो भी इकोनॉमी में एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या कर रहे हैं? हम एज अ होल लेते हैं। सारी इकोनॉमीज़ को हम कंसिडरेशन में रखेंगे, सारी इकोनॉमीज़ को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। तो बेसिक डिफरेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में यही हुआ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है? वो चीज़ों को स्मॉल लेवल पे देखती है, स्मॉल यूनिट्स को देखती है, इंडिविजुअल यूनिट्स को देखती है। इंडिविजुअल यूनिट्स मतलब एक अकेला यूनिट, ओके। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी होल इकॉनमी को देखता है, होल नेशन की इकॉनमी को देखता है कि पूरे इकॉनमी में, पूरे नेशन में क्या प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ मच दीज एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग। बट माइक्रो में क्या? हम किसी एक हाउस होल्ड का देख लेंगे, हम किसी एक फर्म का देख लेंगे, स्मॉल यूनिट्स का देखेंगे, इंडिविजुअल यूनिट्स का देखेंगे। ये बेसिक डिफरेंस है मीनिंग का माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। Now next topic is focus of study. In microeconomics, the focus of study is price determination, consumer producer equilibrium. In microeconomics हम क्या कंज्यूमर के, प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम को देखते हैं कि कहाँ इनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कहाँ इनको फ़ायदा मिलेगा, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी सी डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कि नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट का हम डिटर्मिनेशन करते हैं। मतलब उसमें जो स्टडी करते हैं हम वो नेशनल इनकम की करते हैं कि नेशनल इनकम वो कैसे निकालेंगे, एम्प्लॉयमेंट को देखेंगे हम कि कैसे निकलेगा, इन्वेस्टमेंट को देखेंगे कि कितने पैसे लगाएंगे तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें उसका कितना प्रॉफिट मिलेगा। हम चीज़ों को ब्रॉड कॉन्सेप्ट में देखते हैं, बड़े नज़रिए से देखते हैं, किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? जैसे कोई मार्केट है, किसी भी सामान का मार्केट है, हम उसका प्राइस डिटर्मिनेशन करेंगे, ओके। हम कंज्यूमर का,
प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम सर्च करेंगे। इक्विलिब्रियम क्या है? ऐसा पॉइंट जहाँ उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ऐसा पॉइंट जहाँ प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा पॉइंट जहाँ कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। हम ये सारी चीज़ें स्टडी करने की कोशिश करते हैं। नाउ थर्ड इज़ इंस्ट्रूमेंट और टूल्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू चीज़ों का डिटर्मिनेशन करते हैं कि हमारे कंज्यूमर की क्या डिमांड है, हमारा प्रोड्यूसर क्या सप्लाई कर रहा है। इससे क्या होता है, हम इक्विलिब्रियम को सर्च करने की कोशिश करते हैं, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। बट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को हम देखते हैं। एग्रीगेट डिमांड मतलब हमने सारी जो डिमांड है, पूरे नेशन की जो डिमांड है, उन सब को कंसिडरेशन में रखा है। और उसी तरह एग्रीगेट सप्लाई है कि हमने पूरे नेशन की सप्लाई को कंसिडरेशन में रखा हुआ है। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई देखते हैं खाली, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ स्टडी। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स देयर इज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। नाउ व्हाट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस? पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मतलब है कि जिस चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं सिर्फ हम उस पर फोकस करते हैं और बाकी चीज़ों को हम कांस्टेंट रख देते हैं। अगर हमें कंज्यूमर का बिहेवियर चेक करना है तो हम कंज्यूमर के बिहेवियर को चेक करेंगे, लेकिन हम प्रोड्यूसर के बिहेवियर को, हम बाकी मार्केट के जो फैक्टर होते हैं उनको, टेक्नोलॉजी को और चॉइस एंड प्रेफरेंस को, इन सब को क्या करेंगे, हम कांस्टेंट रखेंगे। जैसे अगर सारी चीज़ें एक साथ बदल रही हैं तो हमें किसी निष्कर्ष पे पहुंचने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं कि किसी एक फैक्टर का पता लगाने के लिए सिर्फ उस पे फोकस करते हैं। पार्शियल इक्विलिब्रियम का यही मतलब होता है कि आपने किसी एक चीज़ को स्टडी किया है, आपने और सारे जो उसके फैक्टर जो उसको इफ़ेक्ट करते हैं उसको आपने कांस्टेंट मान लिया है। जैसे हम डिमांड देखेंगे, एक हाउस होल्ड की डिमांड देखते हैं कि एक हाउस होल्ड किस चीज़ की डिमांड कर रहा है एक मंथ में। वो बिस्किट्स की डिमांड कर रहा है, ग्रॉसरी की डिमांड कर रहा है। तो अब हम इसमें सिर्फ हाउस होल्ड की डिमांड को ही कंसिडरेशन में रखेंगे, हम इसमें प्रोड्यूसर की डिमांड को नहीं घुसाएंगे, टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखेंगे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब और सारे जो फैक्टर्स हैं उनको हम कांस्टेंट रखेंगे और सिर्फ हम क्या करेंगे, हम क्या देखेंगे, हाउस होल्ड की डिमांड को कंसिडरेशन में रखेंगे, उस पर फोकस करेंगे। बट इसका उल्टा होता है हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या देखते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मतलब है कि हम सारी चीज़ों में एक चीज़ के बदलाव के बाद सारी चीज़ों में क्या बदलाव आ रहे हैं उसको हम नोटिस करते हैं। जैसे अगर प्रोडक्शन में हमने बदलाव किया, प्रोडक्शन हमने बढ़ाया या घटाया किसी भी चीज़ का, तो अब हम देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट कंजम्पशन में क्या पड़ेगा। अब कंजम्पशन भी घटेगा बढ़ेगा तो अब उसका इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट पे क्या पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा घटेगा तो हम देखेंगे उसका इम्पैक्ट एक्सचेंज पे क्या पड़ेगा। तो इसमें हर चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, हर चीज़ के इम्पैक्ट को देख रहे हैं एक दूसरे पे, ठीक है। जनरल इक्विलिब्रियम का यही मतलब है कि हम सारी चीज़ें जो बदल रही हैं, जिनमें बदलाव आ रहा है, उनको हम देख रहे हैं। हम किसी भी चीज़ को कांस्टेंट नहीं रखते हैं, उसको हटाते नहीं हैं। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को कांस्टेंट रखते हैं और जिस चीज़ की हमें स्टडी करनी है हम सिर्फ उस चीज़ की स्टडी पे ध्यान देते हैं। नाउ फिफ्थ इज़ एग्जाम्पल फॉर microeconomics. Examples are individual demand, individual supply, price of a commodity, and equilibrium of industry, equilibrium of firm, etc. इसमें हम नोटिस कर सकते हैं कि सभी चीज़ें क्या हैं, इंडिविजुअल, अकेली चीज़ों की बात हो रही है, छोटी छोटी यूनिट्स की बात हो रही है। इंडिविजुअल की डिमांड किसी भी पर्सन की, किसी भी हाउस होल्ड की डिमांड हो, हाँ, इंडिविजुअल की सप्लाई, फिर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्रीज़ के इक्विलिब्रियम को देख रहे हैं, कैसे उसको कितना प्रॉफिट होगा। क्या इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म, एक स्मॉल फर्म है
उसके इक्विलिब्रियम को देखेंगे। बट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स देयर विल बी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। हम क्या एग्रीगेट चीज़ों को उसमें देखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स से जुड़ा एक और हमारे पास इमेज है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट इज रिगार्डिंग मीनिंग। द माइक्रो इकोनॉमिक्स it studies economic issues and problem at a level of individual firm and individual household etc. वही बात है कि हम क्या इकोनॉमिक इश्यूज़ जो हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल या हाउस होल्ड लेवल पे डील करते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में इट स्टडीज़ इकोनॉमिक इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम एट अ लेवल ऑफ इकॉनमी एज अ होल। पूरे इकॉनमी की हम प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ कंसर्न। कंसर्न मतलब इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इनमें देखा जाता है, क्या इसका मेन मोटो है। इट बेसिकली कंसर्न्ड विथ डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री। इसका मेन कंसर्न या मेन मोटो क्या होता है कि हम आउटपुट और प्राइस का डिटर्मिनेशन करें। ये सब टर्म्स आपको बहुत हैवी लग रहे होंगे, पर आगे जब पढ़ाई करेंगे तो आप इनसे धीरे धीरे फेमिलियर हो जाएंगे। आउटपुट क्या होगा, जो भी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हुआ वो आउटपुट होता है। एंड व्हाट आर प्राइस, प्राइस ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हुआ उसका प्राइस। तो कंसर्न क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री। वेयर एज in microeconomics it is basically concerned with determination of aggregate output and general price level in the economy as a whole. माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हम एग्रीगेट आउटपुट लेंगे, क्या समेशन ऑफ ऑल द आउटपुट, ओके, एंड जनरल प्राइस लेवल की इकॉनमी एज अ होल की प्राइस लेवल के डिटर्मिनेशन करने की कोशिश करेंगे। नाउ फोकस, इट फोकस is on maximization of individual gain, कि इंडिविजुअल के गेन के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स बातें करता है। वेयर एज माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। कैसे सोशल वेलफेयर के बारे में ये क्यों फोकस करता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे हम क्या इकॉनमी एज अ होल की बातें करते हैं, और पूरी इकॉनमी एज वी ऑल नो इज़ रन बाय गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट क्या करती है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए या इंडिविजुअल गेन के लिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे नेशन की इकोनॉमी को कंसिडरेशन में रखते हैं, और पूरी नेशन की इकोनॉमी के लिए पॉलिसीज़ कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है। तो इसलिए इसका मेन फोकस मोटो क्या है, सोशल वेलफेयर है। नाउ द लास्ट इज स्कोप। It has narrow scope, that is an individual person and individual market etc. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक नैरो कॉन्सेप्ट है। नैरो मीन्स सकरा, मतलब एक छोटा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्या एक इंडिविजुअल पर्सन और एक इंडिविजुअल मार्केट की बात करते हैं, सिंगल यूनिट्स की बातें करते हैं। बट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इट हैज़ अ वेरी वाइड स्कोप, दैट इज़ अ कंट्री। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, एक ब्रॉडर इसका स्कोप है। क्यों, क्योंकि होल नेशन की बात करता है, पूरी इकॉनमी की बात करता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी। ओके, what are central problems? First of all we will discuss that. सेंट्रल प्रॉब्लम किसी भी इकॉनमी की मेन प्रॉब्लम जो हैं वो होती हैं। ये प्रॉब्लम्स अराइज क्यों होती हैं, ये प्रॉब्लम इस वजह से अराइज होती हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, एंड हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। और रिसोर्सेज क्या है, हमारे पास स्कैर है, मतलब स्कासिटी है, रिसोर्सेज की कमी है, बट आवर वांट्स आर अनलिमिटेड। तो हमें इन्हीं रिसोर्सेज से जो लिमिटेड हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना होता है, इसलिए ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी अराइज होती है। नाउ
what are these problems or what are these questions? First of all, the first problem is what to produce and at what quantity. Every society must decide on how much of each of the many possible goods and services it will produce. Whether to produce more of good food, clothing, housing, or to have more of luxury goods. Whether to have more agricultural good or to have industrial products and services. Whether to use more resources in education and health or to use more resources in building military services. Whether to have more of basic education or more of higher education. Whether to have more of consumption goods or to have investment goods like machine, which will boost production and consumption tomorrow. So, as a nation, these problems are the problem what is produced in what quantity. It is a very complex problem for an economy. किसी भी इकोनॉमी के लिए it is a very necessary question what to produce and at what quantity. Okay, a nation have to decide, उसे डिसाइड करना पड़ता है किस क्या कि फूड का प्रोडक्शन करे, क्लोथिंग का करे, हाउसिंग का करे, कि वो लग्जरी गुड का प्रोडक्शन करे. क्यों? क्योंकि दोनों की ही चीज़ें, दोनों की जो मांग है वो अलग जगह से आती है. फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग की जो भी है वो एक मिडिल क्लास या एक पुअर से आ सकती है डिमांड, ठीक है. बट लग्जरी गुड की डिमांड क्या होगी? एक रिच सोसाइटी से आएगी. अब गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना होगा, या एज अ इकॉनमी को डिसाइड करना होगा क्या कि वो क्या करेगी. वो रिच के लिए प्रोड्यूस करेगी कि वो पुअर के लिए प्रोड्यूस करेगी. देन वेदर टू हैव मोर एग्रीकल्चरल गुड और टू हैव इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. अब हमको पता है कि एग्रीकल्चरल गुड क्या है, वो उससे हमें खाना मिलता है, ठीक. दैट इज़ आवर प्राइमरी सेक्टर. अगर एग्रीकल्चर में हम पैसा नहीं लगाएंगे तो कल को हमारे पास खाने के लिए चीज़ें नहीं रहेंगी. बट उसके साथ ही क्या है, देयर इज़ चॉइस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या हैं? वो हमारी इकॉनमी के बैकबोन हैं. इनसे क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, रोड्स बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं. हाँ, ये जो भी इनका आउटपुट होता है वो हमें फर्दर डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है. तो अब हम इकॉनमी में हमें ये डिसीजन बनाना होगा कि क्या करें. हम अपने खाने की व्यवस्था करें कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की व्यवस्था करें. नाउ नेक्स्ट इज whether to use more resources in education and health or to use more resources in building military services. अब हम एजुकेशन या हेल्थ पे ज़्यादा पैसे खर्चे करें, हम लोगों को पढ़ाएं, या जो है उनके हेल्थ पे, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा पैसे खर्चे करें, या फिर हम अपनी मिलिट्री सर्विसेज को और अच्छा करें ताकि हमारी बाउंड्रीज़ जो है वो प्रोटेक्टेड रहें, हमारे लोग जो हमारे नेशन में रह रहे हैं वो प्रोटेक्टेड रहें. तो आप देख सकते हैं ये चॉइसेस बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हैं. what to produce and in what quantity to produce. Now next is whether to have more of basic education and more of higher education. Basic education से क्या होगा कि हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो हैं उन्हें बेसिक एजुकेशन मिलेगी, वो पढ़ सकेंगे, उस पर ज़्यादा पैसे खर्चे किए जाएँ, कि हायर एजुकेशन पे किया जाए जिससे हमें आगे डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हायर स्टडी करके इंसान रिसर्च करता है, नई चीज़ों का इन्वेंशन होता है, नए थॉट्स को ले आता है, नई चीज़ों की डिस्कवरी होती है, उस पर करें. तो बेसिकली एक नेशन को, एक इकॉनमी को चॉइसेस करने पड़ते हैं, किस लिए कि वो बेसिक चीज़ों के लिए काम करे या डेवलपमेंट के लिए चीज़ों के लिए काम करे या ग्रोथ के लिए काम करे. ये एक इकॉनमी की सेंट्रल प्रॉब्लम है बहुत बड़ी. इकॉनमी को हमेशा डिसाइड करना पड़ता है कि वो इन दोनों चीज़ों में से, इन चॉइसेस में से कौन सी चॉइस वो ले. नाउ the next problem of an economy is how shall goods be produced. How are these goods be produced? इन goods को कैसे produce किया जाए. Every society has to decide on how
how much of which of the resources to use in the production of each of the different goods and services, whether to use more labor or more machine, which of the available technologies to adopt in the production of each of the goods. जो भी गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें हमें डिसाइड करना होता है कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे. हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे या हम मशीन और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे. नाउ व्हाट इज़ लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव? ऐसा प्रोडक्शन जिसमें हम लेबर को ज़्यादा यूज़ करते हैं. हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ करते हैं. दैट इज़ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी. उसमें लेबर की मांग ज़्यादा होती है. लेबर मतलब मज़दूर. कई इंडस्ट्रीज़ में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा वहाँ मशीनें तो होती हैं बट मज़दूर उससे ज़्यादा होते हैं, लेबर ज़्यादा होता है वहाँ पे. एंड देन नेक्स्ट इज़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, जिसमें क्या होता है कि हम मशीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. लेबर्स रहते हैं वहाँ पे भी बट वो मशीन से कम नंबर्स में रहते हैं. ज़्यादातर प्रोडक्शन किससे होता है? मशीन से होता है. तो इकोनॉमी को ये चॉइस भी बनानी होती है कि वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगी या फिर वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगी. इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम थर्मल पावर और फ्रॉम हाइड्रो पावर. थर्मल पावर से हम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें या हाइड्रो पावर से करें. ये सारी जो भी चॉइसेस होती हैं ये एक इकॉनमी में एक नेशन को मेट करनी पड़ती है, लेनी पड़ती हैं, जो कि बहुत ही क्रूशियल है. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज़ फॉर whom shall the goods be produced and for whom are these goods produced? Who gets how much of the good that are produced in the economy? How should the produce of the economy be distributed among the individual in the economy? Who gets more or who gets less? Whether or not to ensure a minimum amount of consumption for everyone in the economy, or whether or not elementary education and basic health services should be available freely for everyone in the economy. एक नेशन में, इकॉनमी में ये चॉइस फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं. आप किसी रिच के लिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं या आप किसी पुअर के लिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं. ये एक चॉइस बहुत क्रूशियल है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है. हु गेट्स हाउ मच ऑफ द गुड दैट आर प्रोड्यूस इन द इकॉनमी? जो भी इकॉनमी में हमारे गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनमें से किसको कितना मिलेगा. How much the produce of the economy be distributed among the individual in the economy? किसको ज़्यादा मिल रहा है, किसको कम मिल रहा है. जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उस इकॉनमी में हम कैसे बांटें. Whether or not to ensure a minimum amount of consumption for everyone in the economy? ऐसा किया जाए कि सबको थोड़ा थोड़ा ही एक मिनिमम कंजम्पशन हर किसी को उन प्रोडक्ट्स का मिले जो कि हमारे यहाँ प्रोड्यूस हुए हैं. एज अ इकॉनमी, एज अ नेशन, उन्हें ये चॉइस मेड करनी होती है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं वो इन्हें लोगों में कैसे बांटें. रिच को ज़्यादा दें, पुअर को ज़्यादा दें, कैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो. ये भी एक बहुत बड़ी सेंट्रल प्रॉब्लम है एक इकॉनमी की. Thus, every economy faces the problem of allocating the scarce resources to the production of different possible goods and services, and of distributing the produced goods and services among the individual within the economy. The allocation of scarce resources and distribution of final goods and services are the central problem of any economy. जो भी scarce resources, हमारे limited resources हैं, इनका हम कैसे एलोकेशन करते हैं, इनको हम कैसे यूज़ में लाते हैं, और फिर जो हमारे यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो गए हैं, फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विसेज है, इनका हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अमंग रिच, पुअर और एनी पर्सन ऑफ दी कंट्री और इकॉनमी. ये क्या है? दीज आर दी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एनी इकॉनमी. सो सेंट्रल प्रॉब्लम किसी भी इकॉनमी की क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटीज़, how are these goods be produced and for whom these goods
प्रोड्यूस। ये सारे जो 3 क्वेश्चन हैं एक इकॉनमी में बहुत ही नेसेसरी हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये हमारे यहाँ गुड्स का प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। जो हमारे पास स्कैर रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रिसोर्सेज हमारे यहाँ एक लिमिटेड हैं, उनको हमें बेस्ट यूज़ में लाना है, उनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना है और अपने लिए जो हमारी वांट है उसको सेटिस्फाई करना है। तो एक इकॉनमी की जो ये सेंट्रल प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, रिच के लिए प्रोड्यूस करें और पुअर के लिए प्रोड्यूस करें, बेसिक चीज़ों पे प्रोड्यूस करें या हायर चीज़ों पे प्रोड्यूस करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रोड्यूस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आगे काम करें या प्रोडक्शन एक्टिविटी करें, या फिर बेसिक जो एमेनिटीज़ हैं जैसे वाटर हो गया, हमारा हाउसिंग हो गई, हमारा एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इस पे पैसे खर्चे करें। क्यों? क्योंकि पैसे जो भी इकॉनमी के में पैसे होते हैं या नेशन में जो भी हमारे पैसे हैं वो लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, हमेशा लिमिटेड हैं और उन्हें क्या करना है, हमें बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करना है। एंड हाउ आर दीज गुड्स बी प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। लेबर इंटेंसिव अगर हम टेक्नोलॉजी लेते हैं तो हमारे यहाँ जो लेबर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक, हमारे यहाँ लोग बेरोज़गार नहीं रहेंगे, उनको रोज़गार मिलेगा। लेकिन जो लेबर इंटेंसिव काम होगा, जो लेबर से काम होगा, वो ऑब्वियसली धीरे होगा। किससे? मशीन से। तो हर जैसे लेबर इंटेंसिव की टेक्नोलॉजी के फ़ायदे भी हैं तो उसके नुकसान भी हैं। हमने क्या होगा, लेबर इंटेंसिव यूज़ करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर, हमारे यहाँ रोज़गार ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, बट क्या होगा, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी वो थोड़ी स्लो होगी। वही कैपिटल इंटेंसिव है, टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन में, तो कैपिटल इंटेंसिव जब टेक्नोलॉजी हम प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं तो काम हमारा ज़्यादा तेज़ होगा, हम ज़्यादा डेवलप चीज़ें, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें प्रोड्यूस कर पाएंगे। लेकिन क्या होगा, उससे हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जब हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो कम समय में हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, लेकिन उससे क्या होगा, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। वैसे ही फॉर होम आर दीज गुड प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, रिच के लिए करें कि पुअर के लिए करें। वही सेम प्रॉब्लम कि जो भी हमने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं इनको डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करें, इनको हम कैसे बांटें, रिच को ज़्यादा दें, पुअर को ज़्यादा दें या सबको थोड़ा थोड़ा दें, किसको ज़्यादा ज़रूरत है, किसे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे सब्सिडी दी जाती है, LPG पे सब्सिडी हम सबको मिलती है, आपको पता ही होगा। तो अभी क्या, पुअर को तो उनकी ज़रूरत है, रिच को उस सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या, इसको सबके लिए अवेलेबल किया था कि आप सब लोग सब्सिडी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इच्छुक हैं कि आप जो है अपनी सब्सिडी गिव अवे करने चाहते हैं, गिव अप करना चाहते हैं, उसको नहीं लेना चाहते हैं फॉर बेनिफिट ऑफ नेशन, कि आप उतना पैसा अपनी LPG के लिए वहन कर सकते हैं, आप उतना पैसा जो है उठा सकते हैं, उतना खर्चा उठा सकते हैं, उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप अपनी सब्सिडी छोड़ दीजिए। ठीक, तो एक नेशन, एज अ इकॉनमी, एज अ गवर्नमेंट, बहुत सारे क्रूशियल डिसीजंस होते हैं जो लेने होते हैं। वही है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी।